अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम एक स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं। वो है, आपको मालूम है, बलूचिस्तान के मसले पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज तो चलती रहती हैं और हमारी रियासत का एक मौक़िफ़ है। बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनका एक अलग से मौक़िफ़ है और उसी में एक BYC, एक बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, ये एक राइट्स मूवमेंट है बलूचिस्तान में लोगों के हकूक़ की। इनकी एक पोजीशन है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत भी होती हैं। तो इन्हीं की एक रहनुमा समीदीन बलोच, जो ख़ुद भी एक विक्टिम है मिसिंग पर्सन फैमिली की। इनके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को आज से 16 साल कबल जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। समी की भी कहानी सुनते हैं, बलूचिस्तान से जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ पर भी बात करेंगे, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उस पर भी करेंगे बात। इसके अलावा बलूचिस्तान यकजहती कमेटी पर भी बात करेंगे क्योंकि उनके मतलब बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो इन सब पर हमने कहा कि आज बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसी तरह से डॉक्टर महारंग बलोच को हम लाए थे, उनकी तमाम कहानी आपके सामने रखी थी। अब उसी तरह समीदीन बलोच, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट आवाज़ हैं बलूचिस्तान की, इनसे आपको बात करवाते हैं। समी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ज़रा पहले तो ये बताइए कि समीदीन, मैं ज़रा समीदीन को पहले जानना चाहूँगा, फिर उसके बाद आपके वालिद पर, या चलें आपके वालिद से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि आप उसके बाद आपकी वो लाइफ की एक स्ट्रगल है, तो उसको साथ साथ लेके चलेंगे। क्या नाम है आपके वालिद का? मैंने वैसे डॉक्टर दीन मोहम्मद बताया, लेकिन क्या उनकी बैकग्राउंड था? MBBS डॉक्टर थे या क्या थे? हॉस्पिटल में थे? क्या करते थे आपके वालिद? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस मुल्क में जहाँ पे हमारे लिए प्लेटफॉर्म जितने ज़्यादा घटते जा रहे हैं, वहीं पे हमारे लिए ये भी एक उम्मीद है कि हमें अभी भी चंद जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें स्पेस मिल सकती है बात करने के लिए। मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, उनका ताल्लुक़ आवारान मशके से है, जो इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड वार जोन एरिया कहलाता है। मेरे वालिद एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के साथ उन्होंने अपनी तालीम जारी रखा और बिलाखिर वो एक डॉक्टर बने। बोलान मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ा और वो एक MBBS डॉक्टर बने। बाद में वो FCPS करने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनके बलूचिस्तान में जो जारी रियासती इस्तेहसाल है, जो रियासती जबर है, उस चीज़ को देख के कोई भी एक बाशऊर फ़र्द हो, कोई भी एक हसास शख्स हो, वो अगर बलूचिस्तान में इस ज़्यादतियों को देखती है, वो इस नाइंसाफ़ियों को देखती है, तो उसके दिल में एक शऊर, एक रेजिस्टेंस का एक फ़लसफ़ा शुरू हो जाता है। और इसी तरह मेरे वालिद ने बतौर डॉक्टर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने सर्व किया और साथ में उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हुए। वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा मुख्तलिफ़ जगहों पर सर्व किया, तो वो क्या सरकारी हॉस्पिटल में सर्व कर रहे थे या प्राइवेट कैपेसिटी में सर्व? जी नहीं, वो एक सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी पोस्टिंग होती थी। खुदार, वड, उथल, उरनाच, उन जगहों में जहाँ पे आम तौर पर जो बाकी डॉक्टर्स थे वो अपनी प्रायोरिटीज़ देखते थे, वो अपने बुनियादी सहूलियात देखते थे। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, जहाँ पे बाकी सहूलियात नहीं है। मेरे वालिद उन डॉक्टरों में से थे कि उन इलाकों में, उन पसमानदा जगहों में जहाँ पे कोई डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं था, मेरे वालिद उन जगहों में जाके सर्व करते थे, क्योंकि उनके लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी सहूलियात, अपनी आसाइशें कभी मैटर नहीं करते थे। उनका ये पैशन था कि मैं किसी न किसी तरीके से अपने बलोच अवाम को, अपनी कौम को सर्व करूं। और कई दफ़ा वो मतलब इतने हसास इंसान हैं कि वो जिस तरीके से वो पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, वो न सिर्फ बतौर डॉक्टर इनको ट्रीट करते थे, बल्कि वो एक बहुत ही एक हसास इंसान, जो कि अपने कौम के लिए दर्द रखता है, अपने कौम की रंज व गम को समझता है, अपने कौम की तकलीफ़ियों को, अपने कौम की बेबसियों को समझता है। वो उसी तरीके से अपने लोगों की बेबसियों,
वो डॉक्टर्स जिनको मैं आजकल देखती हूँ कि जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, रूड होते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, लेकिन जब मैं अपने वालिद को देखता था तो उस दौरान जिस तरीके से वो बलूचिस्तान के अवाम को ट्रीट करते थे, वो मैं किसी भी मुझे उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आपके वालिद आखिरी उनकी जो पोस्टिंग थी वो कहाँ थी, जहाँ से वो लापता पर भी थे, लेकिन उनकी आखिरी पोस्टिंग कहाँ थी? जी, उनकी आखिरी पोस्टिंग जब 2008 में वो पहले खुजदार में बतौर डॉक्टर सर्व कर रहे थे, उसके बाद उनको ओरनाच में उनकी पोस्टिंग हो गई और 1 साल तक वो ओरनाच जो और ये ओरनाच कहाँ पर है बलूचिस्तान में? ओरनाच खुजदार का एक तहसील है जो कि वड और ओरनाच जो कि एक ही जगह पे मुश्तमिल है, ये दोनों इलाके जो कि लसबेला और खुजदार के दरमियान में ये इलाका आता है ओरनाच। इसी जी ये वही एरिया बनता है जो शफीक मिंगल का एरिया है? जी, ये वही एरिया है जो हालांकि उस दौरान जिस दौर में मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच जबरी तौर पर गुमशुदा हुए थे 2009 में, उस दौरान तो ये इतना ज़्यादा एक वार जोन था कि जहाँ पे जो डेथ स्क्वाड्स हैं इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। लोगों को मारना, कत्ल करना, लाशें फेंकना ये रोज़मर्रा का एक मामूल बन चुका था और उस इलाके में जहाँ पे कोई डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा और मैं अपने लोगों को सर्व करूँगा। और मेरे वालिद वहीं पे गए थे उस ओरनाच के इलाके में और वहीं से 28 जून 2009 को उनकी जबरी गुमशुदगी हुई। अच्छा, 28 जून 2009 को। अब मुझे ज़रा आप ये बताएंगी कि क्या सरकमस्टांसेस थे आप लोगों के इल्म में आए कि क्या पहले से आपके वालिद को कोई धमकियां आ रही थीं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, तो कोई उनको धमकियां आ रही थीं, आप लोगों को खदशा था कि उनके साथ कोई वाक़या पेश आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान में जो एक किल एंड डंप पॉलिसी का जो एक किल एंड डंप एक पॉलिसी शुरू हो गई थी स्टेट की तरफ से, वो 2008 से शुरू हो गई थी, जब पहली दफ़ा बलोच नेशनल मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं शहीद गुलाम मोहम्मद बलोच, उनको 2 साथियों समेत जब उठाया गया था और उनको कुछ महीने के बाद उनकी मसख़शुदा लाशें फेंक दी गई थी। तो ये किल एंड डंप पॉलिसी वहीं से शुरू हुई और मेरे वालिद भी उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोच नेशनल मूवमेंट की जो पार्टी है। तो इसके साथ साथ फिर एक ऐसा बलूचिस्तान एक ऐसे सूरत हाल में, एक ऐसे हालात में तब्दील हो चुका था जहाँ पे सिर्फ खौफ था, जहाँ पे किसी किस्म की कोई सियासी आवाज़ें नहीं थी। जो कोई सियासी आवाज़ें उठती थी उनको किसी न किसी तरीके से दबाया जाता था और रोज़ाना की बुनियाद में लाशें मिलती थी। रोज़ाना की बुनियाद में जो वीरानों में जो लाशें फेंकने का या टारगेट किलिंग में लाशें फेंकने का या जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, ये उसी दौर में शुरू हुई थी 2008 में, 2009 में। और यकीनन मेरे वालिद जो कि इस प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स करते थे, इस प्लेटफॉर्म से लेकर और बलूचिस्तान में उस वक़्त जो सूरत हाल था उसका जायज़ा लेकर मेरे वालिद समेत हम सबको अंदाज़ा था कि मेरे अब्बू ने जो एक रास्ता इख्तियार किया है उसमें उनको किसी भी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। और ये बारहा मेरे जो बड़े अंकल हैं या फैमिली के दीगर लोग, वो बारहा मेरे अब्बू को कहते थे कि आपने ये जो रास्ता चुना है इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ये जो आप सियासत करते हैं, आप अपने लोगों के लिए उठते हैं, आप अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं, इसका अंजाम सही नहीं होगा। लेकिन उनका हमेशा एक ही मौक़िफ़ था कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ, मेरा ये हक़ की जंग है, ये सच की जंग है, ये इंसाफ की जंग है और मैं कोई बुज़दिल शख्स नहीं हूँ कि मैं अपने घर में बैठ जाऊँ और मुझे लेकिन उनकी ये तमाम जदोजहद पुरअमन थी। जी बिल्कुल, उन्होंने सियासी जदोजहद एक सियासी जद्दोजहद थी। बलोच नेशनल मूवमेंट एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब मुझे ज़रा उस वाक़े से पहले आ जाइए कि आपकी आखिरी जो मुलाकात थी वो क्या थी वालिद के साथ उनके इस जबरी गुमशुदा होने से पहले? एक तो ये था कि मेरे वालिद अक्सर जो बलोच कौम के लिए जो लोग अपनी ज़िंदगियाँ पेश करते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी अपने कौम के नाम करते हैं, उनके लिए अपनी फैमिली, अपने बच्चे वो प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं होते।
तो मेरे वालिद भी उन्हीं में से हैं जिनको जो ये साल में सिर्फ़ एक दफ़ा या 2 दफ़ा हमसे मुलाकात के लिए आते थे। जब मैं छोटी थी मैं उनसे दीगर जो डॉक्टर्स हैं, दीगर उनके जो दोस्त हैं, मैं उनकी मिसाल देती थी कि आप उनको देखें, वो किस तरीके से अपने फ़ैमिली को टाइम देते हैं, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो वो हमेशा कहते थे कि मेरे लिए मेरी फ़ैमिली से ज़्यादा, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से ज़्यादा जो एक प्रायोरिटी बन चुकी है वो मेरी कौम है, वो मेरे कौम के लोग हैं। तो यही इसी वजह से बहुत कम उनसे मिलना जुलना होता था, लेकिन उनका नेचर ऐसा था कि वो जब भी हमारे घर में मौजूद होते थे तो हमारे घर का एक पूरा माहौल एक डिफरेंट माहौल हो जाता था। हमारे पूरे घर के तमाम लोग उनसे आके मिलने आते थे और वो इतने खुश मिजाज शख्स हैं कि कोई भी उनकी गैदरिंग में बैठता था तो उनकी गैदरिंग में सिर्फ हंसी के कहकहों के अलावा और कुछ नहीं होता था। तो उनके साथ हमारी फैमिली या उनके जितने भी दोस्त हैं वो जब भी वो रिकॉल करते हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हंसी, उनकी वो मजाक, उनको वो लोगों को टीज़ करना, ये उनकी शरारतें हमेशा उनको याद आ जाती थी। लेकिन बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हैं। इसके आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई, क्या ओकेजन थी? जब 2009 में मेरा गला ख़राब था, मेरे गले में टॉन्सिल्स आए थे और उसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती थी। तो मेरी फ़ैमिली ने इंसिस्ट किया मेरे अब्बू से कि मेरी तबीयत ख़राब है और इसको जो है ऑपरेट करने की ज़रूरत है। तो इस दौरान मेरे अब्बू ओरनाच हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर सर्व कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो है मेरे फैमिली वाले मुझे मेरे गांव से ले आएँ क्वेटा, और वो ओरनाच से क्वेटा आ जाएंगे जहाँ पे वो मेरे जो टॉन्सिल्स का इशू है उसको ऑपरेट करेंगे। तो 2009 में जून के महीने में हम लोग क्वेटा चले गए। क्वेटा में 3 दिन रहने एक साथ मैं अपने वालिद के साथ, हमारी पूरी फैमिली, मेरे अब्बू के साथ हम रहे और मेरे गले का ऑपरेशन भी हुआ उसी दौरान। और मैं हॉस्पिटल में उस दौरान एडमिट थी। मुझे कभी भी याद नहीं है कि इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में जब हमें बहुत ज़्यादा हमारे अब्बू की सपोर्ट की ज़रूरत थी तो वो हमें इस तरह छोड़ के चले गए। लेकिन मुझे वो दिन याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वो मेरे पास आके बैठ गए और उनको पता था मेरे रिएक्शन का कि मैं इस पे नाराज़ हो जाऊंगी। तो वो आके एक How old you were? क्या उम्र थी? 10 years old। 10 साल की थी मैं उस टाइम पे। आपके टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ है, जी। आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जी। आपके अब्बा आपके पास अब बैठ जाते हैं। जी, वो आके मुझे कहते हैं कि मुझे बार बार मेरे हॉस्पिटल से जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं वहाँ से ओरनाच में वहीं से कॉल्स आ रहे हैं कि आप आएँ, आपके लिए एक अर्जेंट काम है। तो मैं जब इस बात पे उनसे नाराज़ हो गई कि आप मुझे इस हालत में हॉस्पिटल में छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो 3 दिन में वापस लौट आएंगे और ये सिर्फ 3 दिन के लिए उनको जाना है। तो मुझे याद है आखिरी टाइम पे भी मैं उनके साथ नाराज़ हो गई थी कि आप क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो जिन हाथों से उन्होंने मुझे खुदाफिज़ किया, रुखसत किया, वो लम्हा मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन एक चीज़ भी मुझे याद है कि उनके चेहरे के तासुरात मैं जब देखती थी और इस दौरान जब जबरी गुमशुदगियों का एक बहुत तेज़ एक सिलसिला शुरू था और साथ में ज़ाकिर मजीद बलोच और दीगर जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सबको उठाया गया था, जबरी तौर पर गायब किया जा चुका था। तो मेरे अब्बू को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि उनको भी उठा दिया जाएगा या उनके साथ खुदा न खास्ता कुछ किया जाएगा। लेकिन फिर भी वो इस बात पे जो है मुतमईन थे कि वो ओरनाच होके वो 3 दिन में वापस आ जाएंगे। तो वो जैसे इस दिन को चले गए और अगले दिन रात को एक दफ़ा सिर्फ उन्होंने फ़ोन कॉल पे मुझसे बात किया और कहा कि मैं बस कल या परसों वापस यहाँ से आ जाऊँगा। और जब 28 और 29 की दरमियानी शब थी, सुबह 5 बजे हमें ओरनाच खुजदार से, जो वहाँ के कुक हैं, चौकीदार जो हॉस्पिटल में बतौर कुक वहाँ पे नाफिज थे, तो उन्होंने हमें कॉल किया सुबह 5 बजे। और मुझे याद है मेरे बड़े अंकल हमारे साथ थे और वो जब उन्होंने कॉल उठाया और मेरे अब्बू का नाम लिया और फिर वो एकदम से स्ट्रेस में हो गए। तो चूँकि हम उस टाइम पे इतने छोटे थे कि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्या सिचुएशन है, लेकिन जब घर के दीगर अफराद ने पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई को उठा के लेके गए। आपके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद को उठा के ले गए। तो मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा मुझे बिल्कुल सेंस नहीं था कि कौन लोग उठाए, किन लोगों ने उठाया है और
क्यों लोगों ने उठाया। और मैंने बाकायदा ये सवाल किया अपने अंकल से कि एजेंसी वाले कौन हैं, किसने उठाया है। और जब घर के दीगर अफराद वो परेशान थे, वो रो रहे थे, तो मुझे इस बात का, इस दुख का भी अंदाज़ा नहीं था। और मेरे दिल में ये था कि वो उनको लेके गए हैं और वो कल या परसों उनको दोबारा वापस छोड़ेंगे और वो दोबारा वापस आएंगे। तो जब ये सुबह हो गई, जब दिन हुआ, और दिन के दौरान जब मेरे अब्बू के दीगर दोस्त सारे लोग आए और उन्होंने कहा था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसके ख़िलाफ़, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लफ्ज़, ये जबरी गुमशुदगी, ये एजेंसी वाले, ये तमाम अल्फाज मेरे लिए बिल्कुल जो है फेमिलियर नहीं थे। मेरे समझ से बाहर थे कि ये किस किस्म की बातें हो रही 10 साल हैं। बच्ची के लिए कैसे फेमिलियर हो तो सकते हैं? मुझे याद है जब मैं प्रेस क्लब गई थी और मैंने अपने हाथ में एक बैनर उठाया था, और उस बैनर में जब हमने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं पढ़ नहीं सकती थी, मेरी एक कज़न है, उन्होंने मेरे पास बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ा। और जब सहाफ़ियों ने मुझसे सवाल किया, तो मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा वो माइक पकड़ा हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे हाथ लरज़ रहे थे माइक पकड़ते हुए, मैं हेजिटेट कर रही थी बात करते हुए। और वही सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये एहतजाजी मुज़ाहरे, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए मामूल बन गईं। और 2010 में हम पहली दफ़ा हम इस्लामाबाद आए, हमने ट्रेन मार्च किया। अच्छा सर, मैं आपको वापस ज़रा आपके वालिद की गुमशुदगी के उस पे लाता हूँ, सरकमस्टांसेस पे। आपको बताया क्या गया कि उरनाच में क्या हुआ? उनको घर से लेके गए, हॉस्पिटल से लेकर गए, किसी ने देखा उनको ले जाते हुए? क्या आपको क्या बताया गया? जी देखें, वहाँ पे जो मौजूद जो आई विटनेस है, जो एक कुक का मैंने ज़िक्र किया जो वहाँ पे बतौर कुक वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, तो उनके सामने मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी हुई। और उन्होंने पूरा वाक़या हमें ख़ुद बताया कि जो है रात के करीब 12 या 1 बजे के वक्त, जब दरवाज़ा अंदर से जो मेन गेट था हॉस्पिटल का, जब उसको कुछ लोगों ने, जो असलहा बरदार लोग थे और जिन उनके चेहरे छुपाए हुए थे और सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स थे, जो कि 10 से 15 के करीब लोग थे, 3 गाड़ियों में आए थे, और उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा को, मेन गेट है उसको तोड़ के जब वो अंदर आए, तो मेरे अब्बू को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये उनकी जबरी गुमशुदगी के लिए आए हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे जो मौजूद कुक है उसको उसके हाथ पांव बांधे गए, उसके आंखों पे स्याह पट्टी बांधी गई और उसको एक कमरे में बांध दिया गया। और फिर मेरे अब्बू की जबरी गुमशुदगी के लिए कोशिश की, जिसमें मेरे अब्बू ने तकरीबन एक आधे घंटे तक रेजिस्ट किया, अपनी जबरी गुमशुदगी के लिए ख़िलाफ़ उन्होंने रेजिस्ट किया। लेकिन बिलाखिर चूँकि वो बहुत सारे लोग थे, तो इस वजह से वो मेरे अब्बू को वहाँ से जो है उसके हाथ पांव बांध कर और उनको ज़बरदस्ती घसीट कर उस अपनी गाड़ियों में डाल के ले गए। और जहाँ पे अब मेरे अब्बू सो रहे थे, उनका बिस्तर भी उसी तरह जो है बिछा हुआ था, उनका कमीज़ भी उसी दरवाज़े पे लटका हुआ था और उनका वॉलेट भी उसी तरह उनके तकिए के नीचे रखा हुआ था। बस मेरे वालिद वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये जो वाक़या है, ये ख़ुद बतौर आई विटनेस जो कुक हैं रमज़ान बलोच, उन्होंने अदालत के सामने भी ये जो गवाही दी है इस मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी की, और उन्होंने ख़ुद ये वाक़या सुनाया है। और उन्होंने एक एक चीज़, जिस तरीके से मेरे अब्बू को उठाया गया था, उनके तमाम अल्फाज, वो पूरा जो सिनेरियो है वो पूरा उन्होंने ख़ुद आंखों देखा हुआ था। ये किसी से ढकी छुपी बात भी नहीं थी। और एक गवाह जो ख़ुद वहाँ पे मौजूद है, वो ख़ुद बता रहा है कि ये वाक़या कैसे हुआ। तो फिर आप इस चीज़ को कैसे आप कह सकते हैं कि ये झूठ है या ये नहीं हुआ है। और मुझे अब ये बताइए कि आपने कहा कि कोर्ट में भी उन्होंने आके गवाही दी, आप लोग क्या कोर्ट ने उसके ऊपर प्रोसीड किया जब ये सब कुछ? कोर्ट में भी एक गवाह भी आ गया कि उनके सामने आपके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को अगवा किया गया, लोग आए और वो मुसल्ला लोग थे, वो ले गए अगवा करके। तो कोर्ट ने क्या प्रोसीड किया उसके ऊपर? वही जो एक रवायती प्रोसीजर है, जब जबरी तौर पर गुमशुदगी के हवाले से कोई भी फैमिली जाती है, जब वो पिटीशन दायर करती है और वहाँ पे जब दोनों पार्टीज़ को आमने सामने किया जाता है,
तो ज़ाहिर सी बात है हमारा जो मुकदमा था वो एजेंसियों के ख़िलाफ़ था, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वाले हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन कोर्ट में जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने हमेशा से यही कहा कि हमने डॉक्टर दीन मोहम्मद को नहीं उठाया है। और दूसरी बात यह कि वो जिन्होंने ख़ुद रात के अंधेरे में, तारीकी में, अपने यूनिफॉर्म में भी नहीं आए, वो इंटेलिजेंस के लोग जिन्होंने ख़ुद अपना चेहरा छुपाया है, वो कोर्ट में आके कैसे ये गवाही देंगे कि हमने ये किया है। और जो अदालत का जो रवैया है वही एक रवायती रवैया कि वो हमसे कह रहे हैं कि जी अदालत ने जो एजेंसियों के लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमने डॉक्टर दीन मोहम्मद को नहीं उठाया है, तो लिहाजा उसके बाद उन्होंने ये केस भी डिस्पोज़ ऑफ किया। और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट में जब 2011 में हम लोग आए थे, यहाँ पे हमने एहतजाजी धरना दिया और यहाँ पे 2011 में उस वक़्त जो जस्टिस जावेद इकबाल हैं वो चीफ़ जस्टिस में होते, एज ए चीफ़ जस्टिस वो हमसे मिले थे और उन्होंने मेरी छोटी बहन के सर पर, मेलब के सर पे हाथ रख के कसम खाया कि आप अपने घर तक नहीं पहुँचेंगे, आपके वालिद वापस जो है आपके घर में मौजूद होंगे, आपके वालिद बाजियाब होंगे। उसके बाद फिर मेरे वालिद का केस भी सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया और मेरे वालिद और डॉक्टर महरंग बलोच के वालिद गफ़ार लांगो, उन दोनों का केस एक साथ सुप्रीम कोर्ट में चला और यहाँ पे मुकदमा उनका कई समाअतें भी हुई। समाअतों में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से ये रिपोर्ट पेश किया गया कि जो डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच हैं उनके हवाले से हमें इस किस्म के जो है शवाहिद मिले हैं कि वो पहाड़ों में चले गए हैं, वो फरारी कैंप्स में चले गए हैं। लेकिन अदालत ने ये पूछने की ज़हमत भी नहीं की कि अगर वो पहाड़ों में है तो इसके ख़िलाफ़ आप कोई शवाहिद क्यों पेश नहीं करते, आप कोई प्रूफ क्यों सामने नहीं लाते। इसी तरीके से उन्होंने अपनी पॉइंट को जस्टिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम अदारा है इंसाफ का, उसने भी उन एजेंसियों की बात पे यकीन किया और वहाँ से भी वो केस डिस्पोज़ ऑफ किया। उसके साथ साथ जो कमीशन है जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लिए जो कमीशन बनाया गया है, उस कमीशन में हम बार बार पेश होते रहे। मुझे याद है मेरी नानी जो है मेरी दादी, जब हम मशके से सफ़र करके हम क्वेटा आते थे स्पेशी के लिए, वो दरवाज़े के बाहर मुंतज़िर खड़ी होती थी और जब वहाँ से वो जो कमीशन के लोग हैं उनके सामने वो गिड़गिड़ाती थी, चादर फैलाती थी कि मुझे मेरे बेटे के हवाले से कुछ बता दें। मैं जो है 14 घंटे का 16 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे सिर्फ़ इसलिए आई हूँ कि आप मुझे मेरे बच्चे के बारे में पता बता दें। तो वो इसको इग्नोर करके वो वहीं से चले जाते थे और आखिरकार मेरी दादी की भी मौत हो गई, वो भी वफ़ात पा गई। लेकिन आखिर तक उनके ज़बान पे एक ही अल्फाज था कि मुझे मेरे बेटे से मिलाएं, मेरा बेटा कहाँ है। और चंद उनके ऐसे अज़ियतनाक जुमले हैं जिनको अगर मैं बयान करूं तो मतलब शायद वो जो हसास लोग हैं जिनके दर्द में तकलीफ़ है, अज़ियत जो महसूस कर सकते हैं, देयर स्पाइन स्टार्ट शिवरिंग कि किस तरीके से वो कहते थे कि जब मैं अपने जबरी तौर पर गुमशुदा बेटे को याद करती हूँ तो मुझे वो पेन महसूस होती है जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो एक पेन महसूस होती है, जो एक जिस दौरान आप जिस पेन से गुज़र रहे होते हैं जब आप एक बच्चे को जन्म दे रहे होते हैं। तो वो बाकायदा मेरे बड़े अंकल से कहते थे कि सिद्दीक मेरा बेटा ले आएँ, मैं उस दर्द से, मैं उस अज़ियत से गुज़र रही हूँ जैसे मैं अपने बच्चे को दोबारा जन्म दे रही हूँ, मैं उस अज़ियत से गुज़र रही होती हूँ। और ये वो जो बच्चा जन्म देने की दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, वो एक लम्हे के लिए होती है, लेकिन मैं इसमें कई सालों से गुज़र रही हूँ। और वो बाकायदा कहते थे हम तो चलो बच्चे थे, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो बाकायदा इतना ज़्यादा उनमें वो उस दर्द में, उस कैफियत में होती थी कि कभी कभार वो कहती थी कि वो जो कुछ डेथ स्क्वाड के लोग हैं वो उनका नाम लेके कहती थी कि मुझे आप उनका कलेजा ले आएँ, मैं उनका कलेजा ऐसे ही कच्चा चबा जाऊंगी जिस तरीके से उन्होंने मेरे कलेजे को जो है मेरे सीने से जुदा किया है। तो इस किस्म की अज़ियत से, इस किस्म की तकलीफ़ से उनको गुजार दिया गया। और हम जब भी कमीशनों के सामने गए, जब भी
हम अदालतों के सामने गए, हमें सुना नहीं गया, हमें इसी तरह इग्नोर किया गया और इसी तरह आज इस जो है सिलसिले को 16 साल मुकम्मल हो गए और आज भी हम इसी कश्मकश में हैं, इसी गैर यकीनियत की कैफियत में हैं कि मेरे अब्बू कहाँ हैं और किस हाल में हैं। और बाज़ दफ़ा मैं अपनी नानी को खुशकिस्मत, अपनी दादी को खुशकिस्मत समझती हूँ कि वो कम से कम इस दुनिया से चले गए। आखिर तक उनके जो है अल्फाज में उनके मुंह में सिर्फ़ एक ही जुमला था कि मेरा बेटा कहाँ है। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कम से कम वो इस दर्द से, इस कैफियत से तो आज़ाद हो गए। लेकिन हम लोग फिर भी उस जो है दर्द में, उस कैफियत में हम झूल रहे हैं जिस पे हमें ख़ुद नहीं पता कि हम किस कैफियत में गुज़र रहे हैं, हमारी तकलीफ़ की इंतहा क्या है। तो जी मुझे समी ये बताइएगा, क्योंकि आपकी स्टोरी हमने अपनी आंखों के सामने आपको बड़े होते देखा। कराची की सड़कों पे आप एहतजाज करती नहीं, प्रेस क्लब के बाहर बैठी नहीं। मोहम्मद हनीफ़ साहब ने काफ़ी दफ़ा आपके और आपके वालिद के बारे में लिखा। मुझे ज़रा ये आप बताएंगी कि क्या आपको कभी किसी ने राब्ता करके बताया कि आपके वालिद को गुमशुदगी के बाद उन्होंने कुछ देखा, या उनका कभी कोई राब्ता हुआ, या उनको किसी ने बताया आपके वालिद के बारे में? इदारों की तरफ से या वो लोग जो इदारे जेल या से, किसी भी की तरफ से? देखें ऐसे कई लोग निकले हैं वो जो टॉर्चर सेल से जो जबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं, वो ऐसे दर्जनों अफराद वो वहाँ से बाहर आए हैं और अनोनिमसली उन्होंने जो है, चूँकि वो अपने बारे में अपनी आइडेंटिटी भी छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का भी थ्रेट होता है कि अगर एज अ प्रूफ उनका नाम मीडिया में लिया गया तो कल को उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। लेकिन ऐसे कई लोगों सामने आए हैं जिन्होंने ख़ुद बताया है कि मेरे वालिद को उन्होंने क्वेटा कैंट में देखा है, मेरे वालिद को उन्होंने नोशकी का जो बहुत बड़ा कैंप है उसमें देखा है, खुजदार की छावनी है उसमें भी देखा है। 2009 में ऐसे लोग निकले हैं और 2022 में एहसान अर्जमंदी जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात किया है कि उन्होंने, चूँकि वो 2009 में उठाए गए थे और 2022 में वो जो है रिलीज़ होके वो वापस अपने घर चले गए, तो उन्होंने ख़ुद कहा कि इस दौरान में मुझे कई दफ़ा इस किस्म के जो शवाहिद मिले जिसमें मेरे वालिद इन्हीं कैंटोनमेंट्स में बंद है और वो जबरी तौर पर गुमशुदा है। और एहसान अर्जमंदी ने बताया कि जब वो 2009 से लेकर 2022 के दौरान जबरी गुमशुदा थे तो उन्होंने इन हिरासती मराकज़ में आपके वालिद को देखा। जी बाकायदा उन्होंने मेंशन भी किया कि उन्होंने 2011 में वो एक ही सेल में थे और उसके बाद 2015 में भी उन्होंने उनको देखा था जब वो एक ही कैंट में बंद थे। तो इस पूरे दौरानिये में उन्होंने ख़ुद ऑन रिकॉर्ड ये बात किया है। और मुझे ये बताइए कि बतौर एक बेटी और एक लापता फैमिली के विक्टिम के तौर पे, जब कोई आता है और वो बताता है कि आपके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच से मैं चाहे उनके साथ सेल में बंद रहा हूँ या मैंने उनको देखा है, तो वो जो उनकी एक ज़िंदगी की और उनकी मौजूदगी की जो ख़बर आती है वो कितना मैटर करती है, कैसा वो फील देती है आपको जब ये नाकाबिले बयान है। मुझे याद है कि जब मैं मशक़े में थी और हमें फ़ोन कॉल में किसी ने बताया, 2011 की बात है, कि जो है मेरे अब्बू के बारे में किसी ने हमें एक ख़बर दी कि वो सही सलामत हैं। तो मुझे याद है कि गर्मियों के दिन थे और दोपहर के वक्त मैं बग़ैर चप्पल पहने मैं पूरे अपने गांव में गई थी। मैं एक एक से मैंने उनको ये खुशखबरी सुना दी। मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे पाँव में चप्पल नहीं है, मेरे सर में दुपट्टा नहीं है
और मैं वो पागलों की तरह एक एक घर में जाके मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये खुशी से मेरे लिए इतना मैटर करती है, ये सबके लिए इतना मैटर करती है या नहीं करती है। लेकिन ये खुशी की इंतहा इतनी ज़्यादा थी कि मैं नंगे पैर में एक एक घर चली गई थी। और जब बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे पाँव में चप्पलें नहीं है और मेरे पाँव में वो जो ब्लिस्टर्स आए थे, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बात की जो है खुशखबरी कितनी है। और यकीनन जिस शख्स के बारे में आपको पता नहीं है कि वो जिंदों में शुमार है या वो मुर्दों में शुमार है, आप उसको किस में शुमार करें और उसकी ज़िंदगी की सही सलामती की उसकी एक ख़बर आती है, तो वो लम्हा एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए, एक भाई के लिए उसकी जो है अहमियत क्या हो सकती है या उस ख़बर की इंतहा और ख़ुशी क्या हो सकती है। जिस अज़ियत से ज़िंदानों में उनको गुजार दिया जाता है, जो एक 6 फीट के टॉर्चर सेल में, जहाँ पे ना उनको दिन का पता होता है, ना रात का पता होता है और ना सर्दी और गर्मी का पता होता है। उनको ज़ेर ज़मीन जिन ज़िंदानों में उनको रखते हैं, वो बेड़ियों से जकड़े जिस तरीके से उनको रखते हैं, ना उनको खाना दिया जाता है, ना उनको जो है वॉशरूम, ना उनको गुस्ल करने की वो सहूलतें मिलती हैं। तो जब हम उनकी इस अज़ियत, इस कैफ़ियत को सोचते हैं और देखते हैं, हम कहते हैं कि क्यों वो अभी तक ज़िंदा हैं। इस अज़ियत से तो बेहतर था कि रोज़ाना की बुनियाद में एक अज़ियत वो शख्स काट रहा है जो उस ज़िंदान में है, और एक अज़ियत आपके पूरे घर वाले जो है उसको फ़ील कर रहे हैं, उस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिसमें वो इस गैर यकीनियत में हैं कि मेरा भाई, मेरा बाप किस हाल में है, वो किस ज़िंदान में कैद है, वो उसने खाना खाया है या नहीं खाया है। आप यकीन करें, हम जब ये जबरी गुमशुदगी की बात करते हैं तो ये शायद लफ्ज़ों में हम उसको उस तरीके से बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर एक छोटा लम्हा आपको जो है अज़ियत देती है। आप जब एक खाने का नवाला लेते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में वो शख्स आती है कि आया उसने वो खाना खाया है या उसको खाने के लिए कुछ मिला है या नहीं मिला है। तो ये नवाला आपके मुंह में जहर बन जाता है। जब आप कोई कंबल ओढ़ते हैं सर्दी के दिनों में, तो आपके जहन में आता है कि आया वो किस इस सर्दी में किस कैद खाने में वो ठठरती वो अपने वक्त गुजार रही है, तो आपका दिल करता है मैं इस कंबल को भी मैं छोड़ दूं। तो जब आप सांस लेते हैं तो एक नॉर्मल, एक अच्छी फ़िज़ा में जब आप सांस भी लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि मैं क्यों इस फ़िज़ा में सांस ले रही हूँ, जबकि वो एक खाल कोठड़ी में ज़िंदगी गुजार रहा है जिसको शायद एक अच्छी फ़िज़ा में सांस भी नहीं आती होगी। तो ये वो कर्ब है, ये वो तकलीफ़ है जिसको ना कोई समझ सकता है। हम तो कहते हैं कि जिनकी लाशें मिलती हैं वो हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। ये नहीं कि उनका दुख हमसे छोटा है, इस वजह से कि उनको एक क्लोजर मिला है, एक क्लोजर जहाँ पे वो मातम मना सकते हैं, जहाँ पे वो रो सकते हैं, जहाँ पे वो उनको इस बात की तसल्ली है कि अब वो शख्स वापस नहीं आता है। लेकिन आप ख़ुद सोचें कि 16-16 सालों तक हमारी बदकिस्मती आप देखें, हम उन लोगों पे रश्क आते हैं जिनके पास उनके प्यारों की कब्रें हैं। हम कहते हैं कि जब उनके रोने का दिल करता है तो कम से कम वो उन कब्रों के पास जाके वो रोते हैं। वो महरंग की, जब मैंने उसके अब्बू के कब्र पे खड़ा, मैंने जब उसकी एक तस्वीर देखी तो मैंने महरंग को कहा, मैंने कहा महरंग इस मामले में तुम मुझसे खुशकिस्मत हो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारे पास अब बाप की कब्र तो है, तुम्हारा जब दिल करता है तो तुम उस कब्र के पास जाके तुम रोती तो हो, तुम उसके पास अपने दिल का हाल तो बताते हो कि तुम किस दर्द से, किस कैफियत से गुज़र रही हो। हमारे पास ये भी नहीं है। आप सोचें हम क्या मांग रहे हैं इस रियासत से। हम इस रियासत से लाशें मांग रहे हैं। हम इस रियासत से कहते हैं कि आपने जिन लोगों को मारा है उनकी गली सड़ी जो लाशें हैं, उनकी जो बाकियात हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, आप सिर्फ हमें वो दे दें। हम कहते हैं कि जिनको आप मारते हैं, जिनकी लाशें आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, आप सिर्फ हमें वो लाशें आइडेंटिफाई करके दें ताकि हमें पता हो कि ये किसकी लाश है। अगर एक अनआइडेंटिफाइड लाश मिलती है तो उसमें पूरा बलूचिस्तान वो मातम मनाने लगती है। हर घर में ये तकलीफ़ महसूस की जाती है कि ये मेरा बेटा तो नहीं है, ये मेरा भाई तो नहीं है।
मुझे याद है कई दफ़ा ऐसे अनआइडेंटिफाइड लाशें मिली हैं जिसमें मैंने ख़ुद अपनी बहन को, ख़ुद अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा है कि वो उन तस्वीरों को ज़ूम करके देखते हैं, क्योंकि मेरे वालिद के नाक के ऊपर एक निशान है, वो उस निशान को ज़ूम करके देखते हैं कि कहीं इस लाश में वो निशान तो नहीं है, कि शायद किसी तरीके से वो मेरे बाप की जो है बॉडी से वो मुशाबहत रखती हो, इस वजह से वो उसको ज़ूम करके देख रहे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस अज़ियत में, किस कर्ब में, किस तकलीफ़ में गुज़र रहे होते हैं। और ये बहुत आसानी से कहते हैं कि जबरी गुमशुदगी कोई मसला ही नहीं है, जबरी गुमशुदगी में 2000 लोग हैं, जबरी गुमशुदगी में 50 लोग हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा लोग हैं ही नहीं। आप लोग बदबख्तों, आप लोग सोचें, आप उस माँ की तकलीफ़ को सोचें, आप हमें नहीं सोचें, आप हमें इंसान नहीं समझें, आप एक लम्हे के लिए सिर्फ़ अपनी माँ को हमारी माँओं की जगह पे रख के देखें, आप अपनी बहनों को, आप अपनी बेटियों को हमारी जगह पे रख के देखें। अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत, आप में थोड़ी सी भी ज़मीर होगी, तो आप इस दर्द को समझते होंगे कि आप किस कैफियत से गुज़र रहे होते हैं। मुझे बताइए कि ये तो आपकी फीलिंग्स हैं और मैं बिल्कुल इनसे मैं समझ सकता हूँ इनको। महसूस तो मैं आपकी तरह नहीं कर सकता, लेकिन समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़ को। आपकी वालदा वो क्या सोचती हैं, वो क्या कहती हैं, क्या गुफ्तगू करती हैं आपसे? एक ऐसे समाज में जहाँ पे एक शादीशुदा औरत के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी उसका शौहर ही होता है, और उस समाज में जहाँ पे शौहर नहीं रहती है तो वो समाज ही उसे सपोर्ट नहीं करती है, वो समाज ही उसे इतना ज़्यादा डिग्रेड करती है, डिमोटिवेट करती है कि आपकी ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं है। आप अभी गहरे रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, अभी आप रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते, अभी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, अभी आप दीगर मर्दों के सामने बैठ नहीं सकते क्योंकि आप बेवा हैं, क्योंकि आपका शौहर नहीं है। एक ऐसे समाज में एक औरत का शौहर, एक औरत जिसका खुद का अपना स्टेटस तक नहीं पता है, वो मेरी माँ कहती जी बेवा हैं या अभी तक क्या हैं, कि वो फुली बेवा हैं या अभी तक वो अपने शौहर का इंतज़ार करे। उस औरत की हालत क्या हो सकती है, या उसकी जो है ज़िंदगी कैसे हो सकती है। एक कश्मकश है उन औरतों के लिए जिनके मंगेतर गायब हैं, उन औरतों के लिए जिनके शौहर गायब हैं। बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात हुए हैं, मस्तुंग में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि एक शख्स, जिसको उठाया गया था, जिसकी शादी को कुछ 2 से 3 साल हुए थे, और उसका शौहर जो 9 सालों तक जबरी तौर पर लापता हो गया था, और आसपास के लोगों ने इसको कहा था कि ये तो बिल्कुल यंग है, इनकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। 8 साल तक वो औरत उसने शादी नहीं किया, पूरे अपनी सोसाइटी से रेजिस्ट किया कि नहीं, मेरा शौहर लापता है, वो एक दिन आएगा। फिर आसपास के लोगों ने, वो जो मीर मोतबर, वो जो चमचे होते हैं, वो एजेंसियों के पास जाके पूछते हैं, कोई झूठी खबर लाके फैमिली को देते हैं कि फ़लानी शख्स तो नहीं है, फ़लानी शख्स तो मारा गया है। उन्होंने ये झूठी खबरें फैलाई गई थी कि ये जो औरत है, इनका शौहर मारा जा चुका है, ये कभी वापस नहीं आएगा, तो लिहाजा आप इस औरत की दूसरी शादी करवाएं। उस औरत की दूसरी शादी भी करवाई गई थी, और 9 साल बाद वो शख्स, उसका जो पिछला शौहर है, वो वापस जेल से, ज़िंदान से वापस आया था। ये वो जो औरतें हैं जिनके शौहर गायब होते हैं, जिनके मंगेतर गायब होते हैं, वो इस किस्म की एक कश्मकश में गुज़र रहे होते हैं। ऐसी औरतें जिनको पता तक नहीं है कि हमारा अपना स्टेटस क्या है, हम ख़ुद को क्या तसव्वुर करें, हम सोसाइटी के किस स्टैंडर्ड में चलें, हम सोसाइटी की जो कैटेगरी है एक बेवा के लिए, एक शादीशुदा औरत के लिए, हम ख़ुद को किस कैटेगरी में रखें। ऐसे ऐसे मंगेतर हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, जो 10-10 सालों से, 12-12 सालों से, 16-16 सालों से अपने मंगेतरों के लिए वेट करें, क्योंकि ऐसी भी लोग हैं, ऐसे भी जो कॉन्सेप्ट रखने वाले लोग हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर इनका शौहर लापता है तो वो औरत शादी नहीं करना चाहती है, वो दूसरी जो है मंगनी नहीं करती, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही है उस शख्स के लिए। आप ख़ुद सोचें, आप एक शख्स को उठा के लापता करते हैं तो उसके बाद
वो जो पीछे उसकी बीवी है, उसका जो उसकी मंगेतर है, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी ज़िंदगी क्या है। तो यही इसी तरह मेरी वालदा की ज़िंदगी यही है, इसी कश्मकश में गुज़र रही है, इसी सोसाइटी में रेजिस्ट करते हुए जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के बनाए हुए बैरियर्स हैं, इन्हीं के साथ गुज़र रही है। और फिर उसके साथ साथ जब हम जैसी बेटियां उनकी होती हैं, जब हमारे किरदार के ऊपर बातें होती हैं, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे होते हैं, हमारे ख़िलाफ़ किस तरीके से उनको डीमोटिवेट किया जाता है कि आपकी बेटी सड़कों पर है, आपकी बेटी एहतजाज करती है। तो इस सिचुएशन में वो एक औरत जिसका शौहर गायब है, जिसकी बेटी के ऊपर बातें हो रही है, जो ख़ुद एक अनएजुकेटेड जो औरत है, उसके लिए क्या रह जाती है पीछे। मेरी वालिदा बीमार है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से गुज़र रही है, कोई भी डॉक्टर इसको डायग्नोज नहीं कर सकता। बड़े मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में हम उनको लेके गए हैं, कोई एक डॉक्टर उनको डायग्नोज नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि इनका कोई फ़िज़िकल मसला है ही नहीं, इनके जितने भी मसले हैं वो मेंटल इनके मसले हैं, इनके नफ्सियाती मसले हैं। वो इतना ज़्यादा पेन में होती है, एक दिन में वो कई दफ़ा सिर्फ पेन किलर लेती है, लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास उनकी बीमारी डायग्नोज तक नहीं होती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेंटल इलनेस से गुज़र रही है। और आपकी छोटी बहन भी हैं, वो अब क्या करती हैं? उनकी, आप तो 10 साल की थीं, आपने वालिद को देखा आखिरी दफ़ा वो जब आपको टांसल्स की सर्जरी के बाद वो गए वापस। छोटी बहन की क्या मेमोरीज हैं और वो क्या सोचती है अब? वो मुझसे 3 साल छोटी हैं, वो 7 साल की थी, और एक 7 साल की बच्ची के लिए उसका, एक छोटी बच्ची के लिए उसका सब कुछ, उसकी कुल्ली दुनिया, हर चीज़ उसका बाप ही होता है। इस उम्र में जब बाप गायब हो जाती है, बाप को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, तो उस बेटी के लिए तो वो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती है। और मुझे याद है कि मेरी छोटी बहन पहले बहुत ज़्यादा रोती थी, और अभी भी वो जो है मीडिया पे नहीं आती है, अभी भी वो प्रोटेस्ट में नहीं जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी गम की तौहीन हो, मेरे दर्द की तौहीन हो इस मीडिया के सामने, इन बेहस इदारों के सामने, इन बेहस हुक्मरानों के सामने जो आज तक मेरी दर्द को महसूस ही नहीं कर सके। इस वजह से वो मीडिया के सामने भी नहीं आती है। वो कहती है मैं अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और मेरे आंसू निकलते हैं, और अगर मेरे आंसू इन बेहस लोगों के सामने निकल आते हैं तो ये मेरी दर्द की तौहीन है, मैं इसको अपने दर्द की तौहीन समझती हूँ। तो वो पहले रोती थी, पहले डायरी लिखती थी, पहले जब मुझे याद है कि वो जब भी एक बेटी को अपने बाप के साथ देखती थी, हमारी फैमिली में किसी को देखती थी, तो उसकी आंखों में आंसू हो जाते थे। वो एक साइड पे खड़ी वो रो रही होती थी। वो उसको ये लम्हा कभी भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कहती है मैं जब भी एक बेटी को उसके बाप के साथ देखती हूँ कि वो बाप अपनी बेटी को लाड प्यार कर रही है, और मैं जब उन दिनों को याद करती हूँ जब मेरा बाप होता था और मैं उनके साथ इस किस्म की ज़िंदगी गुजार रही थी, तो ये चीज़ उससे कभी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन ज़िंदगी की तलखियों ने इतना ज़्यादा मुश्किल हालातों ने सिखा दिया कि बस आपको गुजरना पड़ता है, आपको हालात के साथ। आपकी छोटी बहन डायरी अपने वालिद के बारे में लिखती है? जी जी, वालिद के बारे में। वो अक्सर इस तरीके की मूवमेंट्स के बारे में लिखती है कि जब एक बेटी, फ़िलहाल बेटी अपने बाप के साथ आज इस तरीके से बैठी हुई थी, आज उसने उसको इस तरीके से गले लगाया, इस तरीके से प्यार किया, तो वो ये चीज़ लेके के बस रोना शुरू हो जाती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। अभी मुझे लगता है कि उसने भी ज़िंदगी के हालात के साथ वो जीना सीख लिया। अभी बस वो कहती है कि मैं मीडिया के सामने नहीं आती हूँ, मैं प्रोटेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आऊँ और मेरे आंसू निकल जाएं तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। पिछले साल भी जब 28 जून को जब मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी होती है, और हर साल हम उनकी जबरी गुमशुदगी के दिन कोई ना कोई इवेंट करते हैं, तो कराची में मैं उनको ज़बरदस्ती जो है प्रेस क्लब में लेके गई थी, और वहीं पर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर आके उसने मुझे इतना ज़्यादा डांटा, कहा कि तुमने क्यों मुझे फ़ोर्स किया है कि मैं इस एहतजाज में आपके साथ रहूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे आंसू उन बेज़मीर लोगों के सामने निकलें जिनको मेरी दर्द की, मेरी तकलीफ़ की जो है समझ तो दूर, वो अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हैं, वो उनको एहसास तक नहीं है।
और मुझे ज़रा अब आप अगर ये एक्सप्लेन कर सकें कि क्योंकि 16 साल से आप एक जद्दोजहद कर रही हैं अपने वालिद के लिए, वो क्या चीज़ है जो आपको अभी भी जैसे कहते हैं इस रास्ते पर रखती है, आपको कमिटेड रखती है कि आपने अपने वालिद के लिए ये स्ट्रगल करनी है और उनको किसी भी तरह निकालना है? एक बेटी के लिए कितना ये अहम होता है, ज़रा लोगों को तक थोड़ा समझ आए कि एक बेटी क्या चाहती है, क्या सोचती है? हमारे पास और कुछ भी नहीं है सिवाय एक उम्मीद के। सिर्फ वो छोटी सी उम्मीद है जो रोज़ एक जो बत्ती की तरह, जब उसके एक बत्ती के तेल ख़त्म होते हैं और वो मुरझाना और वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जब हम दोबारा से उस बत्ती में तेल डालते हैं और वो दोबारा से जो है उसकी रोशनी ज़्यादा बढ़ती है। तो हमारी उम्मीद भी इस तरीके से है कि रोज़ वो उम्मीद हमें तोड़ती है, ख़ुद कमज़ोर हो जाती है, ख़ुद मायूस हो जाती है। वो उम्मीद भी मुझे लगता है कई दफ़ा हमसे सवाल करती है कि इस उम्मीद में ऐसा क्या है जो 16 सालों से आपने इसको ज़िंदा रखा है। तो एक चीज़ है, वो उम्मीद है जिसने हम, और वो उम्मीद भी इस तरीके से है कि एक तरफ से जब हम उन जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लाशें देखते हैं तो हम उस लम्हे में इतना ज़्यादा टूट जाते हैं, इतना ज़्यादा बिखर जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे लिए पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन उसी लम्हे में जब हम अपनी जद्दोजहद को देखते हैं, हमें लगता है अभी तक हमने हार नहीं माना है, तो वो हमें दोबारा एक उम्मीद देती है। लोग कहते हैं कि हमारे पास उम्मीद रखने के लिए ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम उम्मीद कहते हैं और उसको इसकी वजह से हम अपनी जद्दोजहद को कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगता है उम्मीद दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, और अगर आपके पास उम्मीद हो, चाहे वो कितनी कमज़ोर ही ना हो, लेकिन अगर आपके पास उम्मीद है तो वो आपको कमज़ोर होना और टूटना नहीं देती है। और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम कंटिन्यूटी के साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी कामयाबी यही है कि हम थके हारे नहीं हैं। हमारी कामयाबी यही है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी इस नाउमीदी में भी हम उम्मीद तलाश करते हैं, इस मायूसी में भी हम उम्मीद तलाश करते हैं। वरना इस रियासत ने क्या क्या नहीं किया कि जिससे हम मायूस हों, जिससे हम नाउमीद हों। रोज़ाना की बुनियाद में लाशें मिलना, क्या इससे आप नाउमीद नहीं होंगे? हर दफ़ा जब आप अदालतों के सामने आते हैं आपको मायूस खाली हाथ लौटाया जाता है। हर दफ़ा जब आप जो है इदारों के दरवाज़े खटखटाते हैं, आप काम बाला के सामने फ़रियाद करते हैं और आपको खाली हाथ मायूस लौटाया जाता है, ताकि आप मायूस हों, ताकि आप ख़त्म हों, ताकि आप मज़ीद उम्मीद करना छोड़ दें। अगर आप उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो आप जद्दोजहद करना छोड़ देते हैं। उम्मीद ही हमारी ताकत है और यही उम्मीद है जिसने हमें अभी तक जद्दोजहद करना सिखाया है। और हम बलोच के पास और कुछ भी नहीं है सिवाय उम्मीद के। आज तक हमारी जो पूरी जद्दोजहद है वो सिर्फ़ इस उम्मीद पर है कि एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी। ये जद्दोजहद हमारी है, ये इसमें ये काविशें हमारी हैं, इसमें हमने तकलीफ़ें सही हैं, इसमें हमने बेख़ाब रातें देखी हैं, इसमें हमने अज़ियतों के साल महीने गुजारे हैं। इसके आखिर में ज़रूर वो फ़तह होगी। वो तारीक रात जो हमारे जो है सामने लाई गई है, जो हमारे घरों में वो तारीक रात लाई गई है, उसकी एक सुबह ज़रूर होगी। यही उम्मीद है हमारे पास। समिया, आपने ज़रा क्योंकि हमने तो आपको हमेशा देखा, आप कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठी होती थीं, आप मार्चेस कर रही होती थीं, लेकिन आप ज़रा अपने बारे में भी कुछ बताएंगी? आपने क्या तालीम हासिल की है या अभी कर रही हैं? क्या आपका अपना क्या है? जी, मेरा जो बुनियादी तालीम है वो मशक़े से है। मशक़े के मैं एक उर्दू मीडियम स्कूल से मैंने पढ़ा है, तकरीबन कॉलेज तक मैंने मशक़े से पढ़ा है। और मशक़े में भी अपनी तालीम के लिए भी जो जद्दोजहद हमने की है वो कभी दुनिया के सामने नहीं आई। मुझे याद है कि कई दफ़ा हमारे स्कूलों में छापे पड़ते थे जो है फोर्सेस की जानिब से। और जब 2013 में अर्थक्वेक आया और उसके बाद जब हमारी गर्ल्स स्कूल है उसको एक छावनी में तब्दील किया गया, जो हमारी ये कॉलेज है उसको एक छावनी में तब्दील किया गया, तो मैं उस टाइम पे शायद कोई 12-13 साल की थी।
तो उस टाइम पे मुझे याद है एक एक घर से जो लड़कियां वो उस घर से उस स्कूल में पढ़ती थी, उन तमाम लड़कियों को मैंने इकट्ठा किया। और हमारे पास कोई चार्ट कुछ भी नहीं था, कोई बंदोबस्त नहीं था। कुछ कागज़ों के पेपर के ऊपर हमने जो है कोयले से हमने अपने चार्ट्स बनाए, और हम जो हमारी गर्ल्स स्कूल है जहाँ पे फोर्सेस ने छावनी अपना बनाया था, इसको एक कंटोनमेंट में तब्दील किया था। तो हम सैकड़ों लड़कियाँ हमने एहतजाज की शक्ल में हम उस स्कूल के सामने गए, और हमने वहाँ पे फोर्सेस से कहा कि हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, इतने दिनों में आप हमारी स्कूल को खाली करें और हम अपनी तालीम को जारी रखें। तो जहाँ तक तालीम की बात है, इन हालात में हमने अपनी तालीम जो है मैंने हासिल किया है। और मशके जैसे इलाके में जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद में फ़ौजी ऑपरेशंस होती हैं, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद में आप एक ऐसे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको ख़ुद नहीं पता कि आप कब किसी बारूद के नीचे आ जाए, आप कब किसी कोई मार्टर गोला आपके ऊपर गिरे, या कब आपके जो है घर के ऊपर फायरिंग हो। लेकिन इन हालात में मशके में मैंने अपनी तालीम जारी किया। उसके बाद फिर जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं क्वेटा से कराची से इस्लामाबाद तक जो पैदल लॉन्ग मार्च है, मामा कदीर की क़यादत में जो पैदल लॉन्ग मार्च हुआ था, इस लॉन्ग मार्च में मैं शामिल थी। मेरे जो 10th ईयर के जो एग्ज़ाम्स थे, उस ईयर में मेरे एग्ज़ाम्स भी मुझसे छूट गए क्योंकि मुझे मार्च करना था। ये जो तालीम है, ये तालीम हमने ऐसे हालात में हमने मुकम्मल की है कि वो अगर हम बताएं तो इस पे पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि सिर्फ हमने अपनी तालीम के लिए कितना ज़्यादा रेजिस्ट किया है। फिर उसके बाद जब हम कराची में शिफ्ट हुए तो मैंने अपने बैचलर्स मीडिया साइंसेस में किया, और अभी मैंने अपना MS जर्नलिज़म में किया है। तो फ़िलहाल जो मैंने अपनी MS कंप्लीट की है जर्नलिज़म में। सहाफ़ी बनना चाहती हैं, क्या बनने का इरादा है? उम्मीद तो यही है, ख्वाब भी यही है कि अपने लोगों के लिए आवाज़ बने। अपने लोगों, हमारे पास कोई भी सहूलत नहीं है, ना हमारे लोगों की इलाज से लेकर हमारे लोगों की तालीम से लेकर। हम एक ऐसे रियासती जबर के नीचे रह रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ हमने ख़ुद करना है। अपने लोगों की आवाज़ भी ख़ुद बनना है, अपने लोगों को तालीम भी ख़ुद देना है, अपने लोगों की रहनुमाई भी ख़ुद करनी है। तो यही वजह है कि जब मैं छोटी थी, हम प्रेस क्लबों के सामने जब मैं देखती थी कि जो हमारा एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप लगा होता था, और उसी प्रेस क्लब के सामने बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े रिपोर्टर्स, जब वो अपने बड़े कैमरों और माइक के साथ वहीं से गुज़र रहे होते थे, और उनके ऊपर पाबंदी थी कि आपने इस जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद के लिए जो कैंप लगाई गई है, इस कैंप को आपने कवर नहीं करना है और इनको किसी किस्म की प्लेटफॉर्म नहीं देनी है। तो मैं वहीं पे बैठ के सोचती रहती थी कि हम लोग कौन हैं, हमने ऐसा क्या किया है, हमारा जुर्म क्या है कि वो जो पूरे दुनिया की आवाज़ बनते हैं, वो जो तमाम महकूम तबकों की आवाज़ बनते हैं, वो जो मज़लूम लोगों की बेआवाज़ी को एक आवाज़ देते हैं, वो हमारी इस जुल्म को देख रहे हैं, हमारी इस जबर को देख रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरी छोटी बहन महलब इतनी छोटी होती थी कि मामा कदीर का जो वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स का कैंप है, उस कैंप के नीचे जब दोपहर का टाइम होता था और सारा दिन वो बैठ नहीं सकती थी, तो वो जो तस्वीरें लगी हुई थी, वो तस्वीरों के पीछे सोती थी, इतनी छोटी थी। तो आया ये हमारे दर्द को नहीं देख रहे हैं, ये हमारी तकलीफ़ को नहीं देख रहे हैं, लेकिन क्यों ये हमें इग्नोर कर रहे हैं। जिस किस्म की एक सेंसरशिप थी वो उन्हीं दिनों से शुरू था, जो अभी तक चल रही है। लेकिन उस चीज़ ने मुझे एक उम्मीद, एक पैशन मेरे दिल में क्रिएट किया कि अगर आवाज़ भी बनना है अपने लोगों की, तो ख़ुद अपने लोगों की आवाज़ बननी है। अपनी तालीम को जारी रखना है, अपने लोगों के साथ खड़ा भी होना है, और अपने लोगों को अपने लोगों की आवाज़ भी ख़ुद बनना है। यही वजह है कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन मैं जर्नलिज़म की फ़ील्ड में इस वजह से आई। मुझे यहाँ की जो है सहाफ़त के निज़ाम का भी अंदाज़ा है कि किस कदर कंट्रोल्ड मीडिया है, और ख़ासकर
जब नाम बलोच की आती है तो वहाँ पे वैसे भी लोग एकदम से खौफज़दा होने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं कि बलोच की नाम आ रही है, तो हम इसके ऊपर तो बिल्कुल कोई बात नहीं करनी है। ये तमाम तलखियों को जानते हुए, समझते हुए, इन हालात को जानते हुए, इसके बावजूद एक चीज़ मेरे जहन में था कि अगर आवाज़ बननी है तो अपने लोगों की ख़ुद बननी है, अपनी आवाज़ ख़ुद बननी है, दुनिया के सामने ख़ुद अपनी आवाज़ उजागर करना है। तो उसके लिए आपको ख़ुद प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, अपनी प्लेटफॉर्म ख़ुद बनने की ज़रूरत है। यही वजह है कि मैंने सहाफ़त का जो फील्ड है मैंने उसको चुना। अच्छा समी, अब आपकी ज़िंदगी से निकल कर कुछ ब्रॉडर इश्यूज़ पर आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान को लेकर बातें हुई, बलूच सिक्योरिटी कमेटी को लेकर बातें हुई। तो आपका ताल्लुक बलूच सिक्योरिटी कमेटी से भी है, आप उनकी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो कमेटी है उसकी रुकन, सेंट्रल कमेटी की आप रुकन हैं। मुझे वैसे समी आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात होती है, आप आईने पाकिस्तान में यकीन रखती हैं? असद, अगर हम आईने पाकिस्तान में यकीन नहीं रखते तो हमारी ज़िंदगी के 16 साल प्रेस क्लबों के सामने आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से नारे नहीं होते। हमारा मुतालिबा ये नहीं होता कि अगर हमारे लोगों को रियासत दहशतगर्द समझती है तो उन्हें अपने अदालतों में ले आए। हमारा मुतालिबा ये नहीं होता कि हम पुरअमन लोग होते, हम ये नहीं करते। आप ख़ुद सोचें कि कोयटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च हमने किया। हमारा जो पीसफुल पैदल लॉन्ग मार्च है, वो जो गाड़ियों में वो लोग सफ़र करते हैं उस सफ़र में थक जाते हैं, हमने वो सफ़र पैदल लॉन्ग मार्च करके हम इस्लामाबाद पहुँचे। आज तक हमारा कोई भी हर किस्म की कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्शन हुई है वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। हमने हमेशा आइन और कानून की बात की है, और हमारा रियासत से जो हमारी जंग है, जो हमारी मुखालफत है, वो भी इस चीज़ पर है कि आप बलूचिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ क्यों नहीं अप्लाई करते। आप बलूचिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ इम्प्लीमेंट करें। आप कानून को क्यों, आप ख़ुद कहते हैं कि कानून की बालादस्ती सबसे ऊपर चीज़ है, कानून से ऊपर कोई और बाला नहीं है। फिर आप क्यों कानून के ख़िलाफ़ जाकर, जो कानून आपने बनाया है, जो कवानीन आपने बनाया, जो अदालतें आपने बनाई हैं, उसके ख़िलाफ़ आप लोगों को अब कानून से बालातर होकर आप लोगों को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप लोगों को जबरी तौर पर गायब करें, आप लोगों को मावरे अदालत कत्ल करें। हमारी जो पूरी जंग है वो रियासत से आइन और कानून के ऊपर है कि आपने जो कानून ख़ुद बनाई है, जो अदालतें आपने ख़ुद बनाई हैं, उसके तहत आप लोगों को क्यों डील नहीं करते। तो जहाँ तक मेरे ख़्याल में, मैं ये लफाजी नहीं कहूँगी, बल्कि मेरे पूरे 16 साल की जो पुरअमन जद्दोजहद है, जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, वो आइन और कवानीन के दायरा कार में हमारे मुतालिबात 16 सालों से रहे। मुझे लगता है वो ख़ुद इस चीज़ की अलामत है। मेरी पूरी 16 साल की जद्दोजहद इस चीज़ की गवाही देता है कि हम कितना ज़्यादा पीसफुल लोग हैं, और हमारे मुतालिबात सिर्फ यही हैं कि आप हमारे लोगों को ड्यू प्रोसेस के ज़रिए आप उनको फेयर ट्रायल करें, आप उनको अदालतों में लाए। वो अदालतें जो आपने ख़ुद बनाई हैं, अब ख़ुद हेजिटेट करते हैं हमारे लोगों को इन अदालतों में लाने के लिए। तो फिर ये अदालतें आपने क्यों बनाई है? अगर देखा जाए तो इस मुल्क में जो कवानीन की, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तबका तो बलोच का है, जिसने जो 20-20 सालों से, 16-16 सालों से सिर्फ इस रियासत को कह रहे हैं कि जिस आइन की खिलाफ वर्जी आप या आपके इदारे कर रहे हैं, आप उस आइन की खिलाफ वर्जी ना करें। इससे ज़्यादा आइन के हवाले से आप अपना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव कैसे दे सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, आपने ये चीज़ इसको बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अभी जो कुछ चल रहा है, एक बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है, जो यहाँ पर भी अभी कंट्रोवर्सी नहीं, इनफैक्ट ये वाक़यात हुए हैं कि बलूचिस्तान में जो पंजाबी मज़दूर थे, वो ट्रैवल करते हुए बसों से उतार कर आईडी कार्ड देखकर उनका कत्ल किया गया। फिर अभी जब आपका ये इस्लामाबाद में एक कैंप जारी है, यहीं पर कुछ एक दिन एक कैंप पंजाबी उन फैमिलीज़ ने भी लगाया, या फैमिलीज़ थी, या जो लोग कह रहे थे कि हम उन कत्ल के ख़िलाफ़ पंजाब से हम एक एहतजाज कर रहे हैं, उनने भी कैंप लगाया। तो आप इस सारे अमल को कैसे देखती हैं कि क्या
वायलेंस होनी चाहिए? क्या एथनिसिटी की बुनियाद पर लोगों को निशाना बनना चाहिए? जो आप या BYC इसको किस तरह देखते हैं? हालांकि महारंग बलोच इसकी मजम्मत कर चुकी हैं एक दफ़ा ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा रिपीट की जा रही है और एक ऐसा तासुर क्रिएट हो रहा है कि जैसे आप लोग इस अमल को दुरुस्त समझते हैं या इसकी मजम्मत नहीं करते। तो मैं समीदीन बलोच से अगर पूछूं कि आप कैसे देखती हैं, इधर एक कैंप भी लगा, क्या आप देखती हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो बलूच यकजहती कमेटी की जो तहरीक है वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है। हमने बारहा इसके हवाले से वजाहतें दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर इस किस्म के सवालात किए जाते हैं। हमारी एक पीसफुल एक राइट्स मूवमेंट है, हम अपने लोगों की राइट्स के लिए खड़े हैं और हमने आज तक किसी भी किस्म की वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, अलबत्ता हमारा मौक़िफ़ उन लोगों से मुख्तलिफ रहा है जो सिर्फ पंजाब से लोगों की लाशें आते हैं उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की जो लाशें मिलती हैं उसके ऊपर खामोश होती हैं। तो हमारा ये मौक़िफ़ ज़रूर इससे मुख्तलिफ है। हम कहते हैं कि जो तशद्दुद वो मुसल्लह तंजीमें कर रही हैं हम उसके भी हक़ में नहीं हैं, हम उसके मुखालिफ हैं, और जो तशद्दुद रियासत कर रही है हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं, हम उसके ख़िलाफ़ भी बोलेंगे, बात करेंगे। यही वजह है कि हमारी इस पूरी मूवमेंट को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाती है। और जहाँ तक बात पंजाबियों की है, पंजाबियों से हमारी कोई भी किस्म के इख्तिलाफ़ात नहीं है और ना ही हमारी ये तहरीक है ये पंजाबियों के ख़िलाफ़ है, ना सिर्फ पंजाबियों के ख़िलाफ़ बल्कि किसी भी एथनिसिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये कोई एथनिक कन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारी जो मूवमेंट है वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है, इस रियासत के ख़िलाफ़ है कि जिस किस्म की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बलूचिस्तान में हो रही है, जिस किस्म की एक फ़ौजी तसल्लुत है बलूचिस्तान में, जिस किस्म की जो है इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जबरी गुमशुदगियों से लेकर मावरे अदालत कत्ल से लेकर किल एंड डंप पॉलिसी से लेकर हर किस्म के जो जराइम हो रहे हैं, चाहे वो या इसके अलावा बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है जहाँ पर मनशियात का आम आप देखें, जहाँ पे 2 वक्त की रोटी और रोज़गार के लिए लोग तरस रहे हैं, जिस किस्म की एक माशी इस्तेसाल है बलूचिस्तान में, हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हमारी इख्तिलाफ़ात, हमारी जंग किसी भी किस्म की, चाहे वो पंजाब कौम हो, चाहे भी कोई भी कौम हो, हम तो ख़ुद कहते हैं कि पंजाब कौम भी एक महकूम कौम है, वो भी सड़कों पर आए, हम उनके साथ भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। जिस किस्म की जो स्टेट सप्रेशन है उसको पंजाब कौम भी फेस कर रही है। ये अलग बात है जो एक अशराफिया है वो बेनिफिट्स ले रही है, जो एक मज़दूर तबका है, जो एक आम पंजाबी है, जो है एफ़र्ट करने वाली जो कौम है, वो भी आज इस रियासत की जो है सप्रेशन का शिकार है। हम उस कौम के भी साथ हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को अगर रंग देने की कोशिश की जाती है कि हमारी कन्फ्लिक्ट किसी एथनिक ग्रुप के ख़िलाफ़ है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जहाँ तक उन मज़दूरों की बात है, देखिए हम भी नहीं चाहते कि हम जिस तरीके से हमने बारहा कहा कि हम किसी भी किस्म की वायलेंस के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी भी किस्म के जो है वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस चीज़ में एक सवाल हमारे जहन में ये भी तो आती है कि पंजाब में ऐसे कई सारे जो है बलूचिस्तान में ऐसे कई सारे पंजाबी हैं, कोयटा से लेकर ग्वादर से लेकर तुर्बत पंजगुर में, वहाँ पे मज़दूर भी पंजाबी होते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स भी हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ पे पंजाब से जी जिनका ताल्लुक पंजाब से है और वो बाकायदा पंजाबी शनाख्ती कार्ड रखने वाले लोग हैं। तो उनको आज तक किसी किस्म की जो है उनको तशद्दुद का सामना नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो चंद लोग जो है पंजाब से या आते हैं बलूचिस्तान में, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, इसके ऊपर भी हम रियासत को इल्ज़ाम ठहराते हैं कि रियासत की सिक्योरिटी फेलियर क्यों बलूचिस्तान में है। कल वो लोग जो आम बलोच, जो निहत्ता बलोच जब मारा जाता था, तब हम इसके ख़िलाफ़ हम कहते थे कि रियासत इसमें मुलव्वस है या रियासत की सिक्योरिटी फेलियर है, तो इसके ऊपर हमें दहशतगर्द कहा जाता था। आज आप देखें बलूचिस्तान में बलोच को तो आप छोड़ें, बलोच की दर्द, बलोच की तकलीफ़ का कोई आपको एहसास नहीं है। आप कहते हैं बलोच मारा जाए, बलोच कत्ल हो, बलोच बाढ़ में जाए, उसके लिए मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन अभी आप ख़ुद देखें बलूचिस्तान एक ऐसा कत्लगाह बन चुका है, बलूचिस्तान में हालात आज इस नहज तक पहुँच चुके हैं जिसमें दीगर अक़वाम भी महफूज नहीं है। फिर इस चीज़ का
ज़िम्मेदार वो जो आप अपनी पूरी बजट सिक्योरिटी के नाम पे, आप डिफेंस के नाम पे लगाते हैं। पूरे बलूचिस्तान में आप सिक्योरिटी के नाम पर आपने बलूचिस्तान को एक कर्फ्यू में दाखिल किया है। बलूचिस्तान में ना आप तालीमी इदारों को छोड़ रहे हैं, ना आप जो है लोगों को सफ़र करने के लिए छोड़ते हैं। आपने सिक्योरिटी के नाम पर पूरे बलूचिस्तान को एक कॉलोनी के तौर पर आप डील कर रहे हैं। इसके बावजूद वहाँ पे इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। अभी आप ख़ुद देखें कि 1 महीने से बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद किया जा चुका है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट्स जारी हैं, थ्रेट्स अलर्ट्स हैं। तो आया अभी बलूचिस्तान में अटैक्स नहीं हो रहे हैं? आपने सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ आप बलोच कौम का इस्तेसाल कर रहे हैं, आप बलोच कौम को फ्रस्ट्रेट करना चाह रहे हैं। आप ख़ुद चाहते हैं कि बलूचिस्तान में ये हालात हैं वो इस नहज पर आ जाएं। नहीं तो बलूचिस्तान में के हवाले से कई दफ़ा आपको इस तरीके के मौक़े हासिल हुए जिस पे आपको बैठ के बात करने की ज़रूरत थी, जिस पर आपको वो पीसफुल वॉइसेस, वो डाइसेंट वॉइसेस जिनको आज आपने जेलों में बंद करके रखा है, वो लोग आपके साथ बात करने के लिए तैयार है। फिर क्यों आप नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हों? आज अगर बलूचिस्तान में किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती है, उसमें अगर मुसल्लह तंजीमें मुलविस हैं, तो उसमें हम इसको रियासत की सिक्योरिटी फेलियर समझते हैं, या वो लोग जिसमें रियासत के सिक्योरिटी इदारे के लोग मुलविस हैं उसको हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन समझते हैं। और रियासत जब तक अपनी इन दो बिहेवियर्स को चेंज नहीं करता, इनके हवाले से पॉलिसीज़ चेंज नहीं करता, ये बलूचिस्तान में होते रहेंगे। फिर आप इस चीज़ का इल्ज़ाम बलूच यकजहती के ऊपर लगाएं, फिर आप सम्मी और महरंग के ऊपर लगाएं कि वो इस किस्म के जो है कत्ल के वाक़यात होते हैं वो उनको मुलविस नहीं करते हैं। आप ख़ुद सोचें, हमने 12 इस तरह के हमलों की मज़म्मत की है। क्या हमारे मज़म्मत करने से ये हालात तब्दील हुई है? क्या हमने तो 12 स्टेटमेंट दिया है, BOIC का मौक़िफ़ भी सबके सामने वाज़ेह है। इसके बावजूद कोई चीज़ तब्दील हुई है? हमारी मज़म्मत करने से बलूचिस्तान के हालात तब्दील हुए। लिहाजा आपने जो आपकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से बलूचिस्तान में जो आज बदअमनी जारी है, जहाँ पे कोई भी शहरी महफूज नहीं है, ये जो आपकी गलत पॉलिसीज़ है का जो बर्डन है, जो आज ये हालात इसके नहज पे पहुँच चुके हैं, आप इस चीज़ का बर्डन मेरे और महरंग के कंधों पे नहीं डालें। आप आएँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, कहें, सोचें कि इस पे किस किस्म की इक़दामात की, किस किस्म की संजीदा जो है इक़दामात की ज़रूरत है। ये आप बैठे हैं कि फ़िलानी ने मज़म्मत नहीं किया, फ़िलानी इसमें शामिल है, फ़िलानी तंजीम इसका सहूलतकार है, फ़िलानी तंजीम इसका सॉफ्ट फेस है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने किए हुए उस मलबे को हमारे कंधों में डाल रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ़ है, बलोच कौम इस चीज़ से वाकिफ़ है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप इस किस्म के बयानात भेज के आप सिर्फ अपने लिए एक जगहसाई का मकाम बना रहे हैं। लोगों को हकीकत का पता है, बलूचिस्तान के बच्चे को पता है कि आज बलूचिस्तान में हालात इस नहज पर पहुँचे हैं तो वह किन की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पहुँच चुके हैं। आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर, महरंग इज़ नॉट अ स्टेक होल्डर। वो पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं है जिसकी वजह से आप हमसे कहते हैं कि आप आए मज़म्मतें करें। इसके बावजूद भी बहैसियत शहरी, बहैसियत इंसान, हमने 12 इस किस्म की जो मज़म्मतें की हैं, लेकिन फिर भी आप अपने उस बर्डन्स को आके हमारे कंधों में डाल रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए समी, बलूचिस्तान में इस वक्त एक बदअमनी है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को ट्रैवल करने में हर तरह के थ्रेट्स और वो एक सूरत हाल है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, एक सेंटिमेंट है वहाँ पर। क्या ऐसे वो इक़दामात हो सकते हैं जो समीदीन बलूच समझती हैं कि अगर रियासत वो इक़दामात शुरू किए जिसको हम कह सकते हैं कि CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि ये जिससे टेम्परेचर बलूचिस्तान का ज़रा नीचे आने लगे और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो आप जैसी तहरीकें चला रहे हैं, BYC, जो पुरअमन हकूक़ की जद्दोजहद कर रहे हैं बलूच अवाम के, जो कि पाकिस्तान का आइन उनको गारंटी करता है वो हकूक़, तो वो लोग फिर रियासत से बात करने का सोचेंगे। रियासत पर कुछ ना कुछ उनका एतमाद बहाल होगा कि ये वो रियासत है जो अपने इक़दामात पर नज़र-ए-सानी का सोच रही है। वो क्या आप समझती हैं चीज़ें हैं जो बलूच लोग चाहते हैं, इस रियासत से एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे पहले रियासत को अपना सीना बड़ा करने की ज़रूरत है, अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है।
कोई अगर बलूचिस्तान में अपने हकूक़ की बात करता है, किसी के ऊपर नाइंसाफ़ी होती है, वो अगर आके रियासत से मुतालबा करती है या रियासत के से कहती है कि आप इसकी अकाउंटेबिलिटी करें, तो बजाय इसके रियासत उसको रिलीफ फ़राहम करे, उसके डिमांड्स पर फोकस करे। रियासत उसको दहशतगर्दी का लेबल लगाती है, रियासत उसको कहती है कि आप उन दहशतगर्दों के सॉफ्ट फेस हो। तो सबसे पहले इस रवैये को चेंज करने की ज़रूरत है। वो लोग जो विक्टिम्स हैं उनको सुनने की ज़रूरत है, और वो लोग जिनको कौम ने जिनके ऊपर कौम का एतमाद है, जो एक अवामी सपोर्ट जिनको हासिल है, वो अगर सड़कों पर आते हैं, वो अगर अपने कौम के लिए मुतालबा करते हैं, बलूचिस्तान में होने वाली जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इनके इख्तिताम की बात करते हैं, या बलूचिस्तान में ओवरऑल जो सूरत हाल है उसके हवाले से पॉलिसीज़ और इक़दामात चेंज करने की ज़रूरत पे बात करते हैं, तो रियासत को उनको सुनने की ज़रूरत है। जब तक आप आम लोकल लोगों को, आप विक्टिम्स को नहीं सुनते हैं, तब तक आप चंद लोगों को जिनको आपने हुकूमत की कुर्सी पे बिठाया है, वो एक झूठ को लेकर या वो चंद जो है द्रोहगोई की बातें करके वो आपसे कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात नॉर्मल हैं, और आप इस चीज़ पे खुश हैं कि बलूचिस्तान तो जी बिल्कुल बलूचिस्तान में अमन है, बलूचिस्तान अमन का गहवारा है। तो आप इस डिल्यूजन से निकलें, बलूचिस्तान के हालात को समझने की कोशिश करने की समझने की ज़रूरत है, इस पे बेहतर इक़दामात करने की ज़रूरत है। और सबसे पहली एक चीज़ देखिए, किसी भी समाज में जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, किसी भी रियासत में जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होती है, वो समाज उसमें बेहतरी नहीं हो सकती है। वो चाहे आप माशी हवाले से देखें, चाहे आप सिक्योरिटी के हवाले से देखें, आप लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से देखें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगी, चाहे वो बुनियादी जो आम एक चोरी डकैती के वाक़यात से लेकर जो रियासती जराइम हैं, वो तमाम चीज़ें तब तक हल होंगे, तब तक एक बेहतरी की तरफ जानिब जाएंगे जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगी। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जब तक आप कहेंगे कि जिसके ऊपर जबर हो रहा है उसको मैं दहशतगर्द कह के उसको मैं खामोश करूँगी, और वो जो इदारे इन जबरी गुमशुदगियों में, इन जो है गैर कानूनी अमल में मुलव्वस हैं, उसको मैं कहती हूँ कि जी आपने बहुत अच्छा किया है, कीप इट डूइंग। तो अगर इस किस्म का एक रवैया होगा तो इससे बेहतर नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ, एक अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बलूचिस्तान में वो कर्नल, वो मेजर जो बलूचिस्तान को रूल कर रहे हैं, आप कभी आप जाएं उनसे देखें कि वो सिर्फ लोगों को मारने के, लोगों को कत्ल करने के अलावा भी बलूचिस्तान में क्या क्या कर रहे हैं। बलूचिस्तान के आम ख़वातीन को वो लोग हरास करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को वो रिश्वत से लेकर वो किसी भी किस्म की जो जराइम हैं, वो उन तमाम जराइम में मुलव्वस हैं। वो किस किस्म के जो है वो लोगों की कारोबार से लेकर लोगों से रैंसम लेना, हर किस्म की जराइम में मुलव्वस हैं। आया कभी आपने उनसे पूछा है कि आप बलूचिस्तान में बैठे, आप किस तरीके से आप रूल कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि लोगों का एतमाद रियासत के ऊपर बढ़े। इस तरीके से कैसे लोगों का एतमाद रियासत से बढ़ेगा, रियासत के ऊपर बढ़ेगा? तो अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप अकाउंटेबल नहीं करेंगे, चाहे वो कोई रियासती अदारे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, चाहे वो आम शख्स हो, आप उसको अकाउंटेबल नहीं करेंगे, तब तक इस बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में वो तब्दीली नहीं आएगी। अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, मैं समझती हूँ बेहतर इक़दामात हैं। जब तक आप रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बलूचिस्तान में, तब तक बलूचिस्तान के हालात इस तरीके से होते रहेंगे। फिर आप उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर या उसका इल्ज़ाम आप महरंग के ऊपर या किसी और के ऊपर डालते रहें, उससे हालात तब्दील नहीं होंगे। आपने रूल ऑफ लॉ की बात की बलूचिस्तान में, तो आपकी इस वक्त BYC की तकरीबन तमाम क़यादत बशमूल महरंग, सबूतुल्लाह शाह जी, बीबरक बलूच, बीबो बलूच, गुलजादी बलूच, ये सब लोग इस वक्त जेल में हैं, और जज साहब बड़े कंफर्टेबली इनके 20-20, 25-25 दिन के रिमांड दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी इनका 3 MPO ख़त्म नहीं किया था। तो आप लोग अदलिया से मायूस हुए हैं या आपको इस अदलिया से इसी की उम्मीद थी? देखिए, इससे बेहतर की उम्मीद तो थी ही नहीं। आप अदलिया के बिहेवियर से थोड़ा अगर पहले चले जाएंगे तो मेरे ऊपर या डॉक्टर महरंग के ऊपर वो FIRs देखें, किस किस्म की FIRs बनाए गए हैं। एक SHO अपने थाने में बैठा है, वो अगर अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, वो अगर
डॉक्टर महारंग की एक स्पीच की वीडियो देखता है तो वो उसी टाइम पे बैठ के वो एक एफआईआर लिख रहा होता है। एक शख्स जो जिसको ताने में बुलाया जाता है, ज़बरदस्ती उससे कहलवाया जाता है कि आप बताएं कि महारंग ने फ़िलान स्पीच किया, आप उसके ऊपर आपके तासुरात क्या हैं, उसके ऊपर एक एफआईआर बनाई जाती है। एक प्रोग्राम, एक प्रोटेस्ट के ऊपर 5-5 एफआईआर्स बनाए गए हैं। उन तमाम एफआईआर्स की नौइयत एक ही नौइयत के एफआईआर्स हैं। तो आप एफआईआर से लेकर आप पूरे ये जो जुडिशल प्रोसेस है, जहाँ पे 3 MPO जो एक कॉलोनियल एरा का जो एक केस है, एक्ट है, उसके ऊपर आप जो है शुरू करके अभी तक आपने आप ख़ुद सोचें कि सिर्फ 3 एफआईआर्स की बुनियाद में अभी उनको जो है 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आपने उनको रिमांड में डाला है। आप किस किस्म की प्रूफ उनसे निकालना चाहते हैं? क्या चीज़ है जो अभी तक आपको नहीं मिला है? डॉक्टर महारंग से बात हुई है, बाकी साथियों से बात हुई है, वो कहते हैं कि हमसे कोई सवाल पूछने के लिए तक नहीं आता है। तो आपने किस बुनियाद पे उनको रिमांड में रखा है? अब तफ्तीश तो आप नहीं कर रहे हैं, पूछ तो आप नहीं रहे हैं उनसे। तो ये जो पूरा जो एक जुडिशल प्रोसेस है, इससे हमें इसी चीज़ की उम्मीद है। जिस तरीके से मैंने अपने वालिद के केस के हवाले से कहा कि जब मैं अदालतों में जाती थी, 10 साल की उम्र में जब मैं अदालतों पर जाती थी एक उम्मीद लेके, और जब वहाँ से उन एजेंसियों के लोगों को बुलाया जाता था और वो कहते थे कि डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारे पास नहीं है, तो वो इसी तरह कहते थे कि केस डिस्पोज ऑफ हो गया है। अदालतों के ऊपर से हमारा एतमाद उसी दिन से ख़त्म हो चुका है। वही मैं कह रही हूँ कि रियासत ने आज तक कौन सा इकदाम नहीं किया जिसके ऊपर से हमारा एतमाद इस रियासत की निज़ाम के ऊपर से बरकरार रहे। लेकिन फिर भी बतौर शहरी हमने यही कहा है कि हमारे ऊपर वैसे भी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो इस वजह से हम पीसफुल लोग हैं, हम हर दफ़ा हम डेमोक्रेटिक तर्ज पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। भले आप हमें उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट करें, आप हमें उस चीज़ से नाउम्मीद करें। इस्लामाबाद में हम कितनी दफ़ा आए हैं, हमें मायूस यहाँ से खाली हाथ वापस भेजा गया है। अभी भी हम यहाँ पे गुज़िश्ता 34 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी भी हमें खाली हाथ वापस लौटाया जाएगा। इस रियासत से इसी चीज़ की उम्मीद है, लेकिन आए हम इस चीज़ से मायूस हुए हैं। हाँ, ये चीज़ रियासत की वो जो नाम नहाद जो एक जमहूरी तर्ज़ है, जो एक इस्लामी तरीक़ाकार है, जो यहाँ की अदलिया की बहाली की बात होती है, वो चीज़ें कम से कम एक्सपोज हो रही हैं बलूचिस्तान में। वो अगर हमारी मूवमेंट पहले नहीं थी तो बलूचिस्तान में सिर्फ लोगों को पता था कि इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकली लोगों को दिखा रहे हैं कि ये आप देखें, अदलिया का ये हाल है, हुकूमतों का ये हाल है, वहाँ पे मीडिया का ये हाल है। हमारे इस किस्म के रियासत का जो रवैया है, इस चीज़ से अगर हम और कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ से रियासत का जो रियल फेस है, वो कम से कम रियल फेस को एक्सपोज कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, अभी भी आप काफ़ी 1 माह से ज़्यादा हो गया इस्लामाबाद में आप लोग बैठे हुए हैं और कोई बात करने नहीं आया। एक दौर में तो आपके कैंप में मरीम नवाज़ भी आती थीं और बड़ी पिक्चर्स भी बनाती थी कि मैंने लापता अफराद की फैमिली के साथ पिक्चर्स बनाई हैं, उनके बच्चे उठाए, वो औरतें इतना रोईं कि मेरे कपड़े गीले हो गए। अब कैसा महसूस करते हैं आप लोग मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में, नून लीग के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में, ये हुकूमत में है? और इससे देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं इनके इस रवैये से मायूस हुई हूँ, तो मैं बिल्कुल मायूस नहीं हुई हूँ। इसी रवैये की उम्मीद थी, इसी रवैये की उम्मीद है। आज अगर जो हुकूमत है, कल वो दोबारा अपोजिशन में आएगी और वो कल दोबारा उनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ होंगी। तो ये जो पॉलिटिक्स का एक गेम है, उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ख़ास तौर पर इसमें जो हमारी बेबसी है, हमारी दर्द है, उसको कितने पॉलिटिशियंस ने कैश किया। जब भी उनको अपनी हमदर्दियाँ लेने की ज़रूरत थी, अवामी सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनको हमसे हमदर्दियाँ नज़र आई, उनको हमारे आंसू नज़र आए, उनको हमारी माओं और बहनों की फ़रियादें नज़र आई। लेकिन जब वो हुकूमत में बैठती हैं तो वो इन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। ये ऐसी बात नहीं है कि हमें इस चीज़ का तवक्को नहीं था। अलबत्ता हमें इससे और बदतर की तवक्को है, इससे बेहतर की तवक्को नहीं है। और ये वो लोग हैं जो जो है इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर एक दूसरे को के ख़िलाफ़
संगीन से संगीन इल्ज़ामात लगा सकते हैं। आज अगर आप देखें पीटीआई के साथ इनका क्या रवैया है, ये अगर सिर्फ अपने जो हुकूमती इनका जो सियासी इंतकाम है उसके पीछे जाकर ये अगर लोगों के साथ इस किस्म का रवैया अपना सकते हैं तो आप ख़ुद सोचें, वहाँ पे तो ये कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। शहबाज शरीफ जब जो है जो केयर टेकर गवर्नमेंट था उस दौरान वो बलूचिस्तान में आए थे, सरदार अख्तर मेंगल की सरबराही में वो आए थे और उन्होंने कहा था कि केयर टेकर हुकूमत नहीं बल्कि उनकी अपनी हुकूमत थी। तो वो बलूचिस्तान में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो जबरी तौर पर गुमशुदगी के लोग हैं उन जबरी गुमशुदगियों के हवाले से मैं बाइख्तियार लोगों से बात करूँगा। आप ख़ुद सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर कहे कि वो बाइख्तियार लोगों से बात करेगा तो वो बाइख्तियार लोग कौन है? तो हमें भी पता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कह रहा है कि वो बाइख्तियार लोगों से बात करेगा, यानी कि वो उससे भी ज़्यादा कोई बाइख्तियार है। जी बिल्कुल। तो इन तमाम चीज़ों ने इनको एक्सपोज किया है। वो ख़ुद उनकी अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो अपनी पावर है, उस पावर का भी हमें पता है कि उनको वो पावर मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है। अलबत्ता हमें उनके ऊपर तरस आता है जहाँ पर हमारे ऊपर बात करते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम जो पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिक्स है हम क्यों उसके ऊपर एतमाद नहीं करते। यही वजूहत हैं कि जिन पार्लियामेंटेरियंस जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो तो मैं समझती हूँ हमसे ज़्यादा बेबस लोग हैं। वो हम कम से कम अपने हकूक़ की बात डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हम अपनी एडवोकेसी ख़ुद तो कर सकते हैं, वो तो ख़ुद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ख़ुद सोचिए, उनके ज़बानों पे फ़क्ल लगाया गया है, उनके जो है मुंह पे ताले लगाए गए हैं, वो कुछ नहीं कह सकते। वो मुझे याद है कि एक दफ़ा एक जो है वज़ीर आया था हमारे के धरने में, तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे इस मामले में क्यों बात नहीं करते अगर आप हुकूमत में हैं। तो उन्होंने एक बहुत एक अजीब सी बात की कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस वक्त जो आप लोग इस धरने में बैठे हैं, आप लोग कम से कम वोकल तो हैं, आप लोग अपने हकूक़ की बात कर सकते हैं, आप लोग रियासत को तनकीद का निशाना बना सकते हैं, आप लोग किसी के प्रेशर में नहीं हैं कि हम इस बात को ना करें तो हमारे ऊपर जो है किस किस्म के हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा था कि हम जब जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो हम ख़ुद को ज़्यादा बेबस महसूस कर सकते हैं। तो आप ख़ुद सोचें, वो जो पार्लियामेंट में खड़ा है वो अगर कहता है कि एक कैंप में चंद माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, वो उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, वो अपने हकूक़ की बात ज़्यादा सच और ज़्यादा बहादुरी के साथ कर सकते हैं बनिस्बत उसके वो जो एक पार्लियामेंट में खड़ा हो के वो बात नहीं कर सकता है। तो हम इन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर क्या एतमाद रखें, या हम इस पार्लियामेंट के ऊपर क्या एतमाद रखें जहाँ जिस मुल्क का अगर जो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कहता है कि मैं जबरी गुमशुदगियों के मामले पर मैं बाख्तियार लोगों से बात करता हूँ, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि इस मुल्क की डेमोक्रेसी कहाँ पर है, इस मुल्क की जो पावर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है। आप मुझे आखिरी दो सवाल, आपको BYC की क़यादत डॉक्टर महारंग बलोच, सबूतुल्लाह शाह जी, बीबो बलोच, बीबरक बलोच, गुलजादी बलोच, कोई लगता है आपको इनके साथ इंसाफ होगा और ये आपको जेल से बाहर आते नज़र आ रहे हैं? जी देखिए, मैंने यही कहा था कि हम बलोच बहुत ज़्यादा पुरुमीद लोग हैं और इसी उम्मीद की वजह से आज हम यहाँ पे 1 महीने से इस्लामाबाद में धरना दे के बैठे हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ हम अदालतों में जाते हैं। हमें इस रियासत के ऊपर, इस रियासत की अदलिया के निज़ाम के ऊपर कोई यकीन नहीं है। हमें पूरा पता है इस चीज़ का कि इनके साथ क्या रवैया रखा जाएगा। जब तक वो जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो जो बाइख्तियार लोग हैं, जब तक वो बाइख्तियार लोगों के इंटरेस्ट में ना हो उनको निकालने का, उनको कोई अदालत नहीं निकाल सकता। उनके ऊपर तमाम फ़ाल्स चार्जेस होंगे, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे होंगे, लेकिन जब तक उनका जो वहाँ से वो एक जो अहकामात नहीं मिलेंगे उनको रिलीज़ करने की, इस मुल्क की अदलिया उनको किसी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकती। लेकिन अलबत्ता
वो जो हमारे साथी वो जो जेलों में हैं, वो अगर जेलों में भी पुरुमीद हैं, वो जेलों में भी मायूस नहीं हैं, वो जेलों में आकर अगर एक दिन पेशियों में खड़े होकर भी वो इतनी ज़्यादा इस्तिकामत के साथ, अज़्म के साथ वो अपने लोगों को देखते हैं, अपने लोगों के साथ मिलते हैं, जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ वो इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो हम कैसे नाउम्मीद हो सकते हैं कि वो जेलों से निकलेंगे। और जिस तरीके से मैंने कहा कि रियासत जितनी देर जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, जो डिसेंट्स हैं, उनको अगर जेलों में डालेगी या उनकी आवाज़ को क्रश करने की कोशिश करेगी, इसमें रियासत ख़ुद एक्सपोज होगी कि वो यहाँ के मज़लूम लोगों के साथ क्या कर रही है। वो अलग बात है कि वो महरंग के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएगी या मीडिया के ऊपर आके उसको जो मुसल्लह तंजीमों का सॉफ्ट फेस करेगी, लेकिन इस चीज़ से दुनिया को पता है कि महरंग कौन है और महरंग की जद्दोजहद क्या है। आखिरी सवाल, मुझे ये बताइए कि अगर आपने अरबाब इख्तियार को बतौर एक बेटी कोई बात कहनी हो, तो आप अगर कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। मैं सिर्फ़ एक ही जुमला कहूँगी कि आप लोग बहुत बेहिस हैं। आप लोग आज तक किसी एक बेटी की, किसी एक माँ की, जिनके ऊपर वो तवक्कुआत थे आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बाइख्तियार लोग हैं, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ बेज़मीर और बेहिस लोग हैं, जिनके ऊपर हम किसी किस्म की तवक्को नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर एक दिन एक एहसास पैदा होगी, जो हमारे दर्द को समझेंगे, जो हमारे तकलीफ़ को समझेंगे। इन 16 सालों की जद्दोजहद ने मुझे एक नहज पे ज़रूर पहुंचाया है, एक स्टेज पे ज़रूर पहुंचाया है कि उसमें मैं ये अख़ज़ करने लगी हूँ कि यहाँ पे ख़ास तौर पर वो पॉलिटिशियंस जो इक़्तिदार की कुर्सी पर आके बैठते हैं, वो अपनी ज़मीर को, वो अपनी हसासियत को पीछे छोड़ के आके यहाँ पे बैठते हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे बलूचिस्तान में अगर आप लोगों से कोई बात करें तो आप समझती हैं कि ये बलूचिस्तान हुकूमत अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है जिससे बलूच कोई बात करना चाहेंगे? बलूचिस्तान की हुकूमत में कौन लोग बैठे हैं? ये वो लोग बैठे हैं जिन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के इस जंग से फ़ायदा उठाया है। ये वही लोग हैं, जब हम इस्लामाबाद में पहुंचते हैं तो ये अहकामात देते हैं कि महरंग के ऊपर, समी के ऊपर क्रैकडाउन करो और इनको जेलों में डाल दो। ये लोग कभी डायलॉग चाहते ही नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज ये कुर्सियों पर, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हैं। वरना आप ख़ुद सोचें, यहाँ पे अगर फेयर इलेक्शंस होते, यहाँ पर अगर जो है वो एक निज़ाम होता जहाँ पे लोग अपने उन नुमाइंदों को मुंतखब करता जिनको वो वोट देते हैं, अगर वो उनको सिलेक्ट करें और ले आएँ, तो ये जो अभी हुकूमत बैठी है या जो माजी में जो हुकूमतें आए हैं, उनको तो कोई घास भी नहीं डालेगा, उनको वोट क्या मिलेगा। तो ये वही लोग हैं, वो सिर्फ कंप्रोमाइज्ड लोग हैं जिन्होंने आज तक इस जंग से फ़ायदा हासिल किया है और ये कभी नहीं चाहते हैं। मैं आज अलल ऐलान ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग बलूचिस्तान की हुकूमत में बैठे हैं वो बलूचिस्तान के हालात कभी बेहतर नहीं करना चाहते। अगर बलूचिस्तान के हालात बेहतर होते हैं तो आज वो लोग जिन कुर्सियों में बैठे हैं, कल उनको कोई अपनी बूट पॉलिश करने के लिए भी इजाज़त नहीं देगी। बहुत शुक्रिया समी आपके वक्त का। समी दिन बलोच ने जो बातें की, इसमें 2-3 बातें बहुत ही अहम हैं। आपने समी की कहानी सुनी और मेरे लिए जो बहुत ही तकलीफ़देह बात थी कि उन्होंने कहा कि हम तो ये भी कहते हैं कि आप वो लोग भी खुशकिस्मत हैं। ये आप देखें बलूचों को हम कहाँ पर ले गए कि वो कहते हैं वो भी खुशकिस्मत हैं कि जिनको अपने प्यारे की लाश मिल चुकी है। अब उनके पास रोने के लिए कब्र है जहाँ पर वो जाके जब उसको याद करेंगे बैठकर रो सकते हैं। दूसरी बात जो समी ने की जो बहुत ही अहम है और ये पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के भी समझने के लिए अहम है कि समी ने कहा कि हम आइन को मानते हैं, हमारी जद्दोजहद आइन के अंदर है। आइन को मानने का मतलब है आप पाकिस्तान को मानते हैं, क्योंकि आइन ही रियासत और शहरी के दरमियान एक मुआहदा है जिसमें शहरी को उसके हकूक़ गारंटी किए जाते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और उसके बदले में शहरी रियासत को अपनी
जो जिसे कहते हैं ना गारंटी करता है कि वो रियासत के कवानीन को मानेगा, रियासत को टैक्स देगा, सब वो चीज़ें होंगी। लेकिन अगर रियासत उस मुआहदे को वायलेट करने लग गई तो फिर रियासत को भी ये देखना होगा कि फिर वो शहरी से कैसे उम्मीद करता है कि वो यकतरफा तौर पे उस मुआहदे का एहतराम करता रहे। समी ने इसके अलावा जो बलूचिस्तान में बदअमनी है, जो पंजाबी मज़दूर हैं, जो सब कुछ निशाना बन रहा है, उस पर भी बहुत अहम बातें की हैं। वो भी बहुत रियासत के सोचने वाली बातें हैं कि ये पुरअमन लोग हैं, इनसे बात करने की ज़रूरत है। और जो ये लोग निशाना बना रहे हैं, चाहे वो मिलिटेंट्स हैं या रियासती जो एहलकार हैं या रियासत के पाले हुए डेथ स्क्वाड्स हैं, इन सब की साथ समी ने कहा कि हम कभी भी ना तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और ना ही हम इनडायरेक्टली भी इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। तो ये सब बातें बहुत सोचने वाली हैं, लेकिन सोचना तो रियासत नहीं है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।